प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार फिर से एनएससी फिजिक्स क्लास में स्वागत है। वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है। आज फ्रिक्शन चैप्टर का हमारा जो ये 5वां लेक्चर होगा, इसमें आप आज बिल्कुल नए टर्म सीखेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा जो आपके लिए। दो नया एंगल सीखिएगा, आपको दो नया एंगल फर्स्ट टाइम। एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, दूसरा एंगल ऑफ रिपोज। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, दो अलग एंगल्स हैं। एक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा है एंगल ऑफ रिपोज। और फिर इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है ये भी स्टैब्लिश करना है, दोनों के बीच क्या संबंध है। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको मैं आप फिगर से समझें। फिगर में सबसे पहले आप एक टेबल बनाएं, फिगर बनाना सीखें। सबसे पहले क्या कीजिए, टेबल, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखें। ये ब्लॉक रख दिया जी। और बार बार एक फिगर हम लोग बनाते हैं कि इस ब्लॉक को हम आगे पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो दोस्तों जो फ्रिक्शन होगा वो किधर लगेगा, पीछे। वेट हमेशा नीचे और नॉर्मल एक्शन ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड। अब ध्यान दें, ये जो फ्रिक्शन है और ये नॉर्मल एक्शन है, इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। आप देख सकते हैं दोनों का टेल एक जगह, फ्रिक्शन फोर्स F और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N, दोनों का टेल एक जगह है। तो आपने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, तो बड़ा काम का होता है, कभी नहीं पीछे छोड़ेगा आपका। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, उसी रूल को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर हो, दोनों का टेल एक ही जगह हो, तब उनको एडजेसेंट साइड मानकर बनाया गया पैरेललोग्राम, हिंदी में समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, का डायगोनल, वह डायगोनल जो कॉमन पॉइंट से पास करता है, दैट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पे दो फोर्स लग रहा, फोर्स इज ए वेक्टर। हम तो कहते हैं कि वेक्टर बना है फोर्स के लिए, सबसे ज्यादा अगर वेक्टर का यूज होता है वो फोर्स के रूप में होता है। तो दोस्तों इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इधर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। इस दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को आसन्न भुजा मानकर एक समांतर चतुर्भुज खींचते हैं। क्या खींचते हैं, पैरेललोग्राम। उनका जो डायगोनल होता है व्हिच पासेस थ्रू द कॉमन पॉइंट्स विल बी रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों के बीच में यहां देख सकते हैं कि एंगल बनना है, जिसको लैम्डा से डिनोट किया गया है। इसका डेफिनेशन है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स। द एंगल बिटवीन, भी आप करें, द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स। द एंगल बिटवीन, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड इट इज रिजल्टेंट फोर्स। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इसको लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं। This angle is known as angle of friction. The angle between normal reaction, पुनः एरो डालेंगे, ये टेल यहाँ है, हेड इसका इधर जा रहा है, इसका भी इस फ्रिक्शन का भी टेल यहीं, हेड इधर जा रहा है। ये लैम्डा है, इसके बीच एंगल बनना, आप देख सकते हैं, ये रिजल्टेंट फोर्स बोल सकते हैं आर, ये एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है, that angle is known as lambda. Angle of friction is denoted by lambda. इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो दोस्तों अगर ये F है तो ये भी क्या होगा, F होगा। अब आप tan थीटा का फॉर्मूला, tan लैम्डा का फॉर्मूला P by B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो लैम्डा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया, ये F है तो ये भी F हो गया, और B हमारा हो गया N, F by N। F by N को बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं, न्यू नहीं, म्यू। म्यू क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कल ये पढ़ाया गया था आपको, म्यू बराबर F by N। लास्ट लेक्चर में म्यू पे हम लोगों ने काफी चर्चा किया था, जिसका नाम था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको COF हम लिख रहे थे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, F by N। F by N को क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, म्यू। तो tan लैम्डा हो गया म्यू, लैम्डा निकाले, tan इधर गया, tan इनवर्स म्यू। लैम्डा बराबर tan इनवर्स म्यू। इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया किसका,
एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला दोनों याद रखना है, tan लैम्डा म्यू या लैम्डा इक्वल tan इनवर्स म्यू। म्यू कहां किससे आया, m बाय n को ही क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। अब आइए दूसरा जो हमारा है एंगल ऑफ रिपोज, इसको बोलते हैं विराम कोण। इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाना चाह रहा हूं, एक और कॉपी दीजिए। व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, इसको आप प्रैक्टिकली समझिए दोस्तों। ये हॉरिजॉन्टल एक ढक्कन दिए दो, ये आपका मान लिया जाए हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन मतलब झुकाव, इस तरह से झुका दिया तो कौन सा प्लेन हो गया, इंक्लाइन प्लेन। ये कौन सा प्लेन हो गया, इंक्लाइंड। और ये कैसा, ऐसे बिल्कुल सीधा रखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक आदमी हाथ हो, यूसुफ तुम भी से शर्म आता है। इसको फोड़, इसको हॉरिजॉन्टल रखो, ऊपर उठाओ, वीडियो तक आएगा। और ये हो गया हमारा इंक्लाइन प्लेन। इस पे इसको रख दिया ढक्कन को, ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक समझ सकते हैं। और इसको हम लोग धीरे धीरे सीधे ऊपर उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, उठा रहे हैं। ये खिसक गया ना, इतना उठाइए, खिसके नहीं, ये जस्ट टू मूव हो, जस्ट टू मूव, मतलब खिसकने की स्थिति। जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे, इसका नाम हो गया इंक्लाइन मतलब झुका हुआ, इंक्लाइन प्लेन, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये देखिए एंगल का काफी कम है तो कुछ नहीं हो रहा है, ये एंगल धीरे धीरे बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, और ये दोस्तों क्या आ जाए, जस्ट टू मूव। इस कंडीशन में अब अगर थोड़ा उठ जाएगा तो ये खिसक जाएगा। देखिए और बढ़ा रहे हैं एंगल, अभी हम बढ़ा रहे हैं, अब ये खिसक गया। इतना नहीं होना, इससे थोड़ा कम होना चाहिए, खिसकना नहीं चाहिए। कोई ब्लॉक कहाँ हो, इंक्लाइन प्लेन पे और जस्ट टू मूव, तब ऐसे कंडीशन में पढ़ रहा हूं। आप इस एंगल को झांक के देखिए, उधर से देखिए एंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये एंगल बन रहा है ना यहाँ पे। ये कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा है, इंक्लाइन। दोनों के बीच देखिए एंगल बन रहा है। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। सो है ना हमारा एंगल ऑफ रिपोज। देखिए ये कि ये वाला देखिए, ये हो गया ना हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वाला क्या हो गया, इंक्लाइन प्लेन। इस पे वो ढक्कन रखा हुआ था, ये ब्लॉक मान लीजिए। ये किस कंडीशन में, जस्ट टू मूव, जस्ट टू मूव, खिसकने की स्थिति। अभी थोड़ा भी उठा देंगे ये किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। किधर चला जाएगा, नीचे। तो दोस्तों इस कंडीशंस में इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज नोन एज, इसका नाम हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। क्या होता है, एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन, आईपी इंक्लाइन प्लेन। इस दोनों के बीच ये ब्लॉक है, ये जस्ट टू मूव कंडीशन में। देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ है, एंगल बिटवीन इंक्लाइन प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, किस कंडीशन में, इन जस्ट टू मूव पोजीशन, इसका एंगल ऑफ रिपोज। इट इज डिनोटेड बाय थीटा, डिनोटेड बाय थीटा। तो यहाँ क्या रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है थीटा। इस पे एक वेट का लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया। आप पढ़ चुके ना पीछे, एफबीटी में बहुत काम किया हुआ इंक्लाइन प्लेन, पीछे नहीं छोड़ेगा आपका। इस तरह का काम बार बार फिजिक्स में करते रहना पड़ता है। अब ये mg डाउनवर्ड है, परपेंडिकुलर खींचा, ये थीटा, और जिधर एंगल उधर cos लेते हैं, mg है तो mg cos थीटा, और cos जिधर ले चुके उसके परपेंडिकुलर में आ रहे हैं, ये sin थीटा, ये mg sin थीटा। इसको नीचे खींचना चाह रहा है, फ्रिक्शन इसको नहीं खिसकने दे रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। F इक्वल होगा mg sin थीटा और n इक्वल होगा mg cos थीटा। बैलेंस है, कोई किधरों नहीं जा रहा है। कब बैलेंस होता है, जब इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है, इक्वल और अपोजिट। F इक्वल किसके होगा, mg sin थीटा, n इक्वल किसके होगा, mg cos थीटा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, F by n, mg by sin थीटा, mg by cos थीटा, mg कैंसिल, F by n sin थीटा by cos थीटा दैट इज tan थीटा। F by n को लेके आ रखेंगे tan थीटा, tan थीटा इक्वल F by n, F by n को बोलते हैं म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स म्यू, थीटा tan इनवर्स म्यू। अब रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। तो आपने लैम्डा का फॉर्मूला क्या पढ़ा, tan इनवर्स म्यू, और थीटा का भी tan इनवर्स म्यू। देखिए थीटा का फॉर्मूला और लैम्डा का फॉर्मूला यहां से देखिए,
दोनों के फॉर्मूले क्या है? सेम। इसका मतलब दोनों क्या है? सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग। जितना बड़ा एंगल ऑफ रिपोज होगा उतना ही बड़ा एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी होगा। दोनों के मान बराबर होते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री, तो बताइए एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिपोज जो है 10 डिग्री, एंगल ऑफ फ्रिक्शन 10 डिग्री। एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ 20 डिग्री, एंगल ऑफ रिपोज 20। दोनों के मान हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। थीटा बराबर लैम्डा। लैम्डा से क्या हुआ? बोलो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज नोटेड बाय लैम्डा। एंगल ऑफ रिपोज इज नोटेड बाय थीटा। दोनों के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों के मान बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना ही धन्यवाद।